हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोमनगर कहकर एक गांव में चंपक और सुषमा अपनी बेटी स्वरा के साथ रहते हैं। स्वरा बहुत काली होती है, जिस कारण सब उसका खूब मजाक उड़ाते और भरपूर तिरस्कार करते। स्वरा गरीब घराने की होती है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती। चंपक और स्वरा उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो कोई भी आता वो स्वरा की बदसूरती को देखकर उससे शादी करने को इनकार कर देता। रहने दीजिए पापा, मेरी किस्मत में शादी का सुख लिखा ही नहीं है। मुझे अभागन को सारी उम्र यूं ही काले रंग के कारण लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं बोल मेरी बच्ची। तुम चिंता मत करो स्वरा बिटिया, हम हैं ना। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ पापा हैं, फिर दुनिया वालों की क्यों फिक्र कर रही हो तुम? स्वरा के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन चंपक का दोस्त ब्रिज आता है और वो उन्हें एक लड़के की तस्वीर दिखाता है। ये देख, ओए चंपक भाया, ये लड़का हीरा है, हीरा। अच्छी नौकरी है, अच्छा घर परिवार है, और इसे स्वरा बिटिया के काले रंग से भी कोई ऐतराज नहीं है। कहो तो रिश्ता पक्का करा दूं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ ब्रिज, देर किस बात की? वैसे भी इस महीने हर दिन शुभ मुहूर्त है, उसके बाद सीधे 2 महीनों बाद है, इसलिए इसी महीने शादी करा देते हैं। वैसे लड़के का नाम क्या है? और हमें उससे और उसके परिवार से भी तो मिलना होगा ना पहले। अरे सुषमा भाभी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? स्वरा भी तो मेरी बेटी की तरह ही है, उसके लिए मैं अच्छा रिश्ता ही लाऊंगा ना। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। थोड़ी सी जान पहचान और मिलना तो जरूरी है ना शादी के पहले। लड़के का नाम मानव है और वो दिन भर काम में व्यस्त होता है, इसीलिए मिलना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं ब्रिज। दरअसल मानव एक शराबी आदमी होता है और वो बस चंपक से दहेज मिले इसलिए स्वरा से शादी के लिए हाँ कहता है। बहुत खूब ब्रिज चाचा। अब बस चंपक तुम्हें दहेज दे दे, उसके बाद 50% तुम्हारा और 50% मेरा। पूरे 4 लाख मांगे हैं ना तुमने चाचा? हाँ हाँ, पूरे 4 लाख। चंपक अपनी जमीन का आधा हिस्सा बेच देता है और सुषमा भी खानदानी जेवर बेच देती है, जिससे वो 4 लाख रुपए और शादी का बाकी का खर्चा इकट्ठा कर लेती है। स्वरा बहुत अच्छा खाना बनाया करती और शादी के एक दिन पहले वो चंपक और सुषमा के पसंद का खाना बनाती है। आहा, बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब। तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब तेरे जाने के बाद ये घर सूना सूना हो जाएगा। हमें तेरी बहुत याद आएगी स्वरा बिटिया। माँ, आप उदास मत होइए, मैं अक्सर आपसे मिलने आया करूंगी, ठीक है? स्वरा और मानव की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के अगले ही दिन मानव ब्रिज के सामने स्वरा को घर से बाहर निकाल देता है। अरे चल निकल यहाँ से, तुझे क्या लगा रे कल्लो, मैं तुझे शादी करके घर बसाऊंगा? हैं? मानव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैं तो अब आपकी बीवी हूं ना। ब्रिज काका, ये सब क्या है? आपने इस शराबी आदमी से मेरी शादी कराई। अरे चुप रहे बेवकूफ कहीं की, हमें तो बस तेरे बाप के दहेज चाहिए था। अब तू जा जहां तुझे जाना है, हैं? इसका मतलब ये आप दोनों की मिली भगत है? छी, कितने लोभी इंसान हो आप। लालच में कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? स्वरा को ब्रिज और मानव का असली चेहरा देखकर बहुत हैरानी होती है। स्वरा रोते रोते अपने घर जाती है। तभी वो अपने माता पिता को जमीन पर मृत पड़े हुए देखती है और बहुत चौंक जाती है। माँ, पापा, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। स्वरा के माता पिता की किसी ने हत्या की थी और स्वरा समझ जाती है कि हत्यारे और कोई नहीं बल्कि मानव और ब्रिज ही थे। वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करती है, लेकिन जब तक पुलिस पहुंच पाती तब तक ब्रिज और मानव दहेज के सारे पैसे लेकर फरार हो चुके थे। स्वरा की दुनिया मानो एक पल में उजड़ चुकी थी। वो गांव छोड़कर दिल्ली चली जाती है। दिल्ली तो आ गई हूँ मैं, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगी? मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं। इस पराए शहर में अब मुझे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। मैं काम ढूंढूंगी और अकेली रहूंगी।
स्वरा दिल्ली में काम ढूंढने लगती है, लेकिन इतनी तपती धूप में काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं पर काम नहीं मिलता। फिर 2 दिनों बाद उसे कुतुब मीनार के पास एक ढाबा दिखता है। अरे, ये ढाबा तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना मैं यहीं पर काम की तलाश करूं। हाँ, यही सही रहेगा। स्वरा उस ढाबे के पास जाती है। उस ढाबे का नाम कुतुब मीनार ढाबा होता है। उस ढाबे का मालिक रमन लाल अपने सर पर हाथ धरे बैठा हुआ होता है। काका, काका, क्या मुझे आपके ढाबे पर नौकरी मिल सकती है? मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अरे बेटिया, अब मैं ये ढाबा बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ढाबा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं नुकसान के बोझ तले दबते जा रहा हूँ। अब मैं और नहीं सह सकता हूँ। काका, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बस 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। अगर इन 15 दिनों में मैंने आपके ढाबे को मशहूर नहीं कर दिया तो आप मुझे यहाँ से निकाल देना, और उन 15 दिनों के पैसे भी मत देना। लेकिन सिर्फ 15 दिनों के लिए मुझे एक मौका दीजिए काका। ठीक है बिटिया, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारा कहना मान लेता हूँ। तुम्हारी बात में दम लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे मौका दे रहे हैं, वरना अब तक तो सबने मेरे काले रंग के कारण मेरा तिरस्कार ही किया है। चिंता मत करो बिटिया, अगर तुम्हारे हाथों ही मेरे कुतुब मीनार ढाबे की तरक्की होनी लिखी है तो मैं भी किस्मत को आजमाने के लिए तैयार हूँ। स्वरा कुतुब मीनार ढाबे में खाना बनाने का काम करने लगती है, और उसके स्वादिष्ट खाने को खाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, और धीरे धीरे हर जगह कुतुब मीनार ढाबा फेमस होने लगता है। अरे वाह वाह बहन जी, क्या स्वाद है। होए 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 होए, मजा आ गया जी इस पनीर कुलचे को खाकर। अरे भैया, पूरी दिल्ली में ऐसी खट्टी मीठी दाल कहीं नहीं खाई। मेरे नानी की याद आ गई मुझे तो। ये कुतुब मीनार ढाबा तो बेस्ट है बॉस। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सारा जादू और सारा कमाल तो स्वरा का है। स्वरा, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं। स्वरा अब उस ढाबे पर 15 दिन के बाद भी काम करने लगती है। कुछ महीनों बाद रमन लाल को अचानक से हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद स्वरा बहुत दुखी होती है। लेकिन वो हिम्मत जुटाती है और अपने आंसू पोंछकर ढाबे को संभालने की ठानती है। रमन लाल काका का ये ढाबा उनकी रोजी रोटी नहीं था, ये उनका हिस्सा था, उनकी धरोहर थी, और मैं इसे सहेज कर रखूंगी और आगे बढ़ाऊंगी। मैं इस ढाबे को संभालूंगी और जी जान से मेहनत करके पूरे मन से, पूरी लगन से इस कुतुब मीनार ढाबे में काम करूंगी। स्वरा अब कुतुब मीनार ढाबे को संभालने लगती है, और वो ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगती है, जिसके चलते वो दिल्ली में अपना खुद का घर लेती है और गरीबों की भी बहुत मदद करती है। उसके काले रंग के कारण समाज ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उसे मानसिक तौर पर खूब ठेस पहुंचाई। लेकिन स्वरा ने हिम्मत बांधी और अपने जीवन में आगे बढ़ी, जिसके बाद उसे उसके हिस्से की सफलता मिल ही गई। प्रतापनगर कहकर एक गांव में बुलबुल अपने बूढ़े माता पिता संग रहती थी। वो एक ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करती। उसके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता और सभी उसकी बहुत तारीफें भी किया करते। अरे वाह जी वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भैया। ये तो आज का दिन तो और भी ब्यूटीफुल हो गया। अरे सच में, इस लजीज खाने और मसालेदार खाने के साथ ये ठंडा ठंडा मीठा मैंगो मिल्क शेक पीकर तो कलेजे में मानो बर्फबारी ही हो गया। अरे क्या लल्लू, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। बुलबुल जिस ढाबे पर काम करती थी, उसका मालिक तिवारी बहुत ही बुरा आदमी था। वो बुलबुल से बहुत ज्यादा काम कराता था, और तो और उसे वो बहुत ही कम तनख्वाह देता था। बुलबुल बेचारी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपने बूढ़े माता पिता को संभालने के लिए बस पैसों की जरूरत थी, फिर चाहे वो कम हो या ज्यादा। बुलबुल, आज तुम्हें जाते जाते 11:30 से 12 बज सकते हैं, क्योंकि कल सुबह एक बहुत बड़ा शादी का ऑर्डर देना है। तो उसकी सारी तैयारियां तुम आज रात को ही पूरी कर देना। लेकिन तिवारी साहब, ये कौन सा ऑर्डर है? इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि ये ऑर्डर मुझे आज ही मिला है। अब तुम मना नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारा आज के दिन का हिसाब भी नहीं दूंगा। लेकिन तिवारी साहब, मेरे बूढ़े माए बापू हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो सब मैं नहीं जानता।
बेचारी बुलबुल को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसके माता पिता स्वर्णा और राजेंद्र मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनके पैरों पर गहरी चोट आती है और वो अपाहिज हो जाते हैं। बुलबुल अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। बुलबुल, तू इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। तुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी, ये संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि तुझे अपने अपाहिज माता पिता का ध्यान रखना है, उनकी हिफाजत करनी है। बुलबुल अपने माता पिता का खूब ध्यान रखती और ढाबे का काम भी संभालती। स्वर्णा और राजेंद्र को बहुत बुरा लगता है। हमें माफ कर दे बुलबुल बिटिया, हमारे कारण ही तुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है। तेरे शादी ब्याह के उम्र में हम तुझ पर खामखा बोझ बन रहे हैं। हाँ बेटी, माफ कर दे हमें, हम एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। माई बाबू, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप दोनों तो मेरी दुनिया हो। मैं आप दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और जो कुछ भी बचपन से लेकर आज तक आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो वो सब आपको कभी दूंगी भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। बुलबुल अपनी आधी तनख्वाह अपने माता पिता की दवाइयों में लगा देती है, लेकिन उसे इन सब का कोई गिला शिकवा नहीं था। वो अपने माता पिता के लिए हर वो चीज करती जो उससे हो पाती। वो उनके खाने पीने, ओढ़ने और दवाइयों में कोई कमी नहीं करती। एक दिन तिवारी के ढाबे पर एक अमीर आदमी खाना खाने आता है। उसका नाम अंकुर होता है। अंकुर जब बुलबुल के हाथ का खाना खाता है, वो तभी उसे देख उसके प्यार में खो जाता है। तभी बुलबुल किसी को खाना परोस रही होती है और गलती से उसके हाथ से कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है, तो तिवारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ अंधी, दिखाई नहीं देता क्या? क्या नींद में काम कर रही है? हाँ, बेवकूफ कहीं की, चल जा, काम निपटा। तिवारी बुलबुल को धक्का मारता है और उसे चोट आती है। तभी अंकुर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है। ये क्या बेहूदगी है? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को धक्का मारते हुए? हाँ, अरे क्या गुनाह कर दिया इसने इतना बड़ा? एक कांच का गिलास ही तो तोड़ा है। अरे ओए हीरो, अपनी हीरोगिरी ना इस ढाबे के बाहर दिखाइयो। यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है। चल चल निकल यहाँ से। उम्र में बड़े हो इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अभी यहाँ के यहाँ आपकी हड्डी पसली एक कर दी होती मैंने। आप ठीक तो है ना मैडम? आपको चोट आई हो तो ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए प्लीज, ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। बुलबुल जब घर आ रही होती है तभी अंकुर फिर से उससे मिलता है और वो उसे कहता है, हाय, मेरा नाम अंकुर है। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। आपका नाम? बुलबुल। बुलबुल नाम है मेरा। धन्यवाद मेरे लिए आवाज़ उठाने के लिए। साहब ऐसे ही हैं, वो भरे ढाबे के सामने मुझे बुरा भला बोलते हैं और धक्का देते हैं। फिर आप उस हैवान के पास क्यों हो? आपको वहां काम नहीं करना चाहिए बुलबुल जी। सब कुछ कहने के लिए जितना आसान होता है ना, उतना ही करने के लिए कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे माई बापू दोनों बहुत बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, और मैं उन्हें संभालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तिवारी साहब के ढाबे पर हूँ। बाबू साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो। देखो बुलबुल, तुम्हारे हाथ में साक्षात जादू है। तुम अपना खुद का ढाबा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्लीज तुम अब उस हैवान के पास काम करने नहीं जाओगी। नहीं बाबू साहब, मैं ये नहीं कर सकती। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। आप गरीबों की मदद करो, बेजुबान जानवरों की मदद करो, लेकिन मैं आपसे इतनी बड़ी मदद नहीं ले सकती। प्लीज चलिए, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। बुलबुल वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्यार में बेचैन और बेकरार अंकुर बस दिन रात उसी के बारे में सोचता है। उसके दिल को चैन कहाँ आ रहा था। वो रात में अपने कमरे में सो नहीं पा रहा था। जहां तक मैं समझता हूं, बुलबुल जी मदद लेने वालों में से नहीं है। उनके लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, इसलिए मुझे उनकी इनडायरेक्ट हेल्प करनी होगी। आइडिया, हाँ, ये सुपर्ब आइडिया रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि यह आइडिया जरूर काम करेगा। अंकुर गांव में जानबूझकर कुकिंग कंपटीशन रखवाता है, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं आने देता ताकि बुलबुल को शक न हो। बुलबुल उस कंपटीशन में पार्ट लेने आती है और अंकुर ये सब चुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा होता है, हे ऊपर वाले, प्लीज प्लीज बुलबुल जी ही इस कंपटीशन की विनर बने और जजेस को उनकी ही डिश पसंद आए।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो 30 लाख रुपए का इनाम और 20 एसी जीत जाएंगी, जिसके बाद उन्हें खुद का ढाबा खोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हे अन्नपूर्णा माँ, मेरा साथ दो। मुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीत कर ही रहना है, क्योंकि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो मैं अपना खुद का ढाबा खोल सकती हूँ और मेरे ढाबे में एसी भी लगाऊंगी। बुलबुल बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, जिन्हें खाकर जजेस खुशी से झूम उठते हैं और इसी के साथ बुलबुल उस कुकिंग कंपटीशन की विनर बन जाती है। वो उन पैसों से अपना खुद का ढाबा खोलती है और उसमें हर तरफ एसी लगाती है। वो घर में भी 2 एसी लगाती है, जिससे स्वर्णा और राजेंद्र को एसी से राहत मिले। बुलबुल के ढाबे पर अंकुर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। बधाई हो बुलबुल जी, आखिरकार आपने कर दिखाया। सच में मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी धन्यवाद बाबू साहेब, लगता है आपका मेरे जीवन में आना काफी शुभ साबित हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं भी ये मान लेता हूँ। बुलबुल और अंकुर अब एक दूसरे को रोजाना मिलने लगते हैं और ढाबा बंद होने के बाद वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमने जाते हैं और बुलबुल अंकुर को राजेंद्र और स्वर्णा से मिलाती है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। बुलबुल के ढाबे की सफलता देख तिवारी को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन वो उसके ढाबे में आता है। अरे बिल्कुल, तुम्हें इतनी तरक्की करते देख बहुत खुशी महसूस हो रही है। यूं ही आगे बढ़ती रहो। धन्यवाद तिवारी साहब। तिवारी चुपके से ढाबे में बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में अंकुर उसे देख लेता है और वो तुरंत उस बॉम्ब को डिस्पोज करता है, जिसके बाद तिवारी को इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और बुलबुल खुशी खुशी अपना एसी ढाबा चलाती है और जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।